पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी का बहुत विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बनी, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बनी, फिर बहुत सारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं का बनने लगा समूह। तो एग्जैक्टली में पोरीफेरा के जंतु जो है वो धरती पे सबसे प्राचीन जंतु है और उन प्राचीन जंतुओं में एक लक्षण डेवलप हुआ था, मल्टी सेल्युलरिटी, बहुकोशिकीय वाला गुण उत्पन्न हुआ था। उनमें कोशिकाओं से ऊतक नहीं बन पाया था, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और धीरे धीरे बदलाव आते गए। तो अब बात ये थी कि सर आप हमें बताइए कि किंगडम एनिमेलिया जो कि फाइलम पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक का है, हमने कहा तो आप बताइए ना फाइलम पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक के जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा है, कौन सा है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो चलो आ जाओ कहानी शुरू करते हैं इस बारे में कि कैसा है शारीरिक संगठन। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा है, बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला जब भी जंतुओं के शारीरिक संगठन के बारे में बात करके चले तो सबसे पहला शारीरिक संगठन जो आता है वो आता है कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर का संगठन सबसे पहला जो शारीरिक संगठन आता है मेरे बच्चे वो अपने पास आता है कोशिकीय स्तर का संगठन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि सर कोशिकीय स्तर के संगठन की खास बात क्या है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बड़े ध्यान से देखना। कोशिकीय स्तर का संगठन वो संगठन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। जिसमें क्या है मेरे पास, हमने बोला विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। आप देख लीजिए, हमने बोला ये कोशिकीय स्तर का संगठन है, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, अलग अलग शेप की कोशिकाएं हैं, है कि नहीं है? बोला हाँ, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। और याद करो हमने बोला यहां पर पहली चीज हमने नोट करी कि ये मेरे पास है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। ये मेरे पास विभिन्न प्रकार की कोशिका है, मतलब जंतु के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो बहुकोशिकीय तो हो गया। लेकिन खास बात क्या थी कि ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की है और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की क्या कहानी थी, ये कोशिका अपने सारे काम खुद करेगी, मतलब इसको पाचन करना है, श्वसन करना है, प्रजनन की क्रिया करनी है, वो मोस्टली काम ये अपने आप करेगी। ये वाली कोशिका अपने आप करेगी, ये अपनी वाली कोशिका अपने आप करेगी, ये वाली अपने काम करेगी। मतलब हर एक कोशिका ने फिक्स कर रखा है कि मैं अपने सारे काम अपने आप करूंगी, मतलब ये किसी भी काम के लिए दूसरी कोशिका पे निर्भर है कि नहीं है, ना के बराबर, ना के बराबर। तो हमने बोला जब सब कोशिका अपना काम अपने आप करती है तो क्या उनके बीच कार्य विभाजन है? क्या उनके बीच कार्य विभाजन है? आप कहोगे नहीं। जैसे हम फैकल्टी के बीच कार्य विभाजन है, मुझे केवल मेरे सब्जेक्ट जूलॉजी से मतलब है, बॉटनी वाले सर को केवल अपने बॉटनी वाले सब्जेक्ट से मतलब है, फिजिक्स वाले सर को केवल अपने फिजिक्स से मतलब है। तो हमारे बीच कार्य विभाजन है कि हमें क्या काम करना है वो हमारा फिक्स है। लेकिन ये कोशिकाएं जो थी इनके बीच कार्य विभाजन नहीं है, सब कोशिका अपना सारा काम खुद करती है। तो हमने ये एक चीज और देखी कि ऐसे जंतु जिसमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है उसमें कार्य विभाजन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मैंने बोला बहुत कम कार्य विभाजन पाया जाता है, बहुत कम कार्य विभाजन पाया जाता है। अब खास थी अगली बात, हमने बोला ये कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। याद करो ऊतक में जो कोशिकाएं होती है वो एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह है? इसका जवाब दो चलो। बताओ ऊतक का निर्माण होता है वो एक समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है? इस बात का जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। यस, कि ऊतक में जो कोशिकाएं होती है वो एक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह है ऊतक? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छी बात सर, ऊतक में तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह है, लेकिन अगर ये अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है तो कहने का मतलब यहां पे ऊतक क्या है? अनुपस्थित। इसलिए मैंने लिखा कि यहां पे ऊतक जो होता है, यहां पे ऊतक जो होता है वो ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित। क्या होता है बेटा? ऊतक अनुपस्थित। तो जब भी बात करके चले कि कोशिकीय स्तर के शारीरिक संगठन के बारे में बताओ तो सीधी बात याद रखनी है कि कोशिकीय स्तर के शारीरिक संगठन में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं के बीच कार्य का विभाजन जो होता है वो बहुत कम होता है। कोशिकाएं ऊतक का निर्माण नहीं करती, मतलब यहां ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित। और ये किसमें पाया जाता है? इसका उदाहरण अपने पास है संघ पोरीफेरा के जंतुओं में पाया जाता है। चले, तो ये संघ पोरीफेरा के जंतु धरती पे सबसे पहले पैदा होने वाले जंतु थे। अब धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और उस इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? इवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे जंतुओं के शारीरिक जो संगठन था उसमें परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? कोशिकीय स्तर से एक नया शारीरिक संगठन बना जिसको हमने कह दिया ऊतक स्तर। कोशिकीय संगठन बना, वो बना कौन सा मेरे बच्चे? ऊतक स्तर। अब सवाल ये था कि सर यहां पे बताओ इस कोशिकीय स्तर के शारीरिक संगठन से ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन कैसे बना? ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन कैसे बना? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है। मान लीजिए मैं यहां पे कोशिकाओं की संख्या और बढ़ा देता हूं, यहां पे कोशिकाओं की संख्या मैं और बढ़ा देता हूं। यस, ले लीजिए। हमने मान लिया कि अपने पास यहां पे ये कोई ए टाइप की कोशिका है, ये मेरे पास बी टाइप की कोशिका है, ये मेरे पास सी टाइप की कोशिका है, ये अगेन ए टाइप की कोशिका है, ये मेरे पास सी टाइप की कोशिका है, ये मेरे पास बी टाइप की कोशिका है, ये मेरे पास बी टाइप की कोशिका है। देखो एक से अलग प्रकार की, एक से ज्यादा प्रकार की कोशिका है, इसलिए तो मैंने बोला ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। अब ऊतक बनाने के लिए क्या होगा? समान प्रकार की कोशिका जो थी वो मिलकर किसका निर्माण करेगी? ऊतक का। तो बोला धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो उस इवोल्यूशन के दौरान कोशिकीय स्तर से ऊतक स्तर कैसे बना? वो ऐसे बना कि यहां पे जो समान प्रकार की कोशिका है, मान लीजिए बी प्रकार की कोशिका है, ये मिलकर क्या बना लेगी? ऊतक बना लेगी। तो जब भी पूछे कि कोशिकीय स्तर से ऊतक स्तर कैसे बना, मैंने बोला समान प्रकार की कोशिकाएं, समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर ऊतक बनाती हैं। तो जब भी बोले कि ऊतक कैसे बना, हमने बोला समान प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित हुई और उनके व्यवस्थित होने से क्या बना? ऊतक बना। मान लीजिए मैंने कहा ये बी प्रकार की कोशिकाएं जो थी ये सारी कोशिकाएं व्यवस्थित हुई। ये लीजिए खूब सारी सेल्स और इन कोशिकाओं ने व्यवस्थित होकर क्या बना लिया? ऊतक। मान लीजिए बी प्रकार की, ये भी बी प्रकार की, ये भी बी प्रकार की, ये भी बी प्रकार की और ये भी बी प्रकार की, सारी बी प्रकार की कोशिकाएं व्यवस्थित हुई और इनके व्यवस्थित होने से क्या बन गया? ऊतक बन गया। बोला सर ठीक है। अब सवाल था सर कौन से संघ के सदस्य हैं जिनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है? बेटा पुरानी वाली एनसीईआरटी आपके पास होगी, एनसीईआरटी माता में बिल्कुल लाइन टू लाइन है, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना। बहुत प्यारा सा कांसेप्ट बता रहा हूं, फिर इससे बड़े घुमाने फिराने वाले सवाल करवा के बताऊंगा। यस, तो पूछेगा ऊतक स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? जब भी ऊतक स्तर के संगठन का उदाहरण पूछे तो बेटा ये दो संघों में पाया जाता है। एक संघ को बोलते हैं सीलेंट्रेटा, दूसरे को बोलते हैं टिनोफोरा। तो पहला मेरे पास है सीलेंट्रेटा।
पहला मेरे पास है सीलेंट्रेटा और दूसरा मेरे पास है टीनोफोरा। टीनोफोरा, तो ये दो संघों में है। पहला मेरे पास है संघ सीलेंट्रेटा एंड संघ टीनोफोरा। इन दो संघों के जंतुओं में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। पूछेगा सर ठीक है सर फिर क्या हुआ? धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया। उस इवोल्यूशन के दौरान इन ऊतकों से धीरे धीरे क्या बनने लगे? अंग बनने लगे। ऊतकों से क्या बनने लगे? अंग बनने लगे। अब ऊतकों से अंग कैसे बने? पहले इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि ऊतकों से अंग कैसे बने। ऊतकों से अंग कैसे बने? यस, जल्दी बताइए बेटा, इंग्लिश टर्म यूज करेंगे बेटा। यस, ऊतक से अंग कैसे बने बताते हैं अभी। यस, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कि ऊतक से अंग कैसे बने। यस, नोट हुआ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। बेटा आपके पास जो भी एनसीईआरटी है आप उसी से पढ़ लीजिए। नई है तो नई वाली, पुरानी है तो पुरानी वाली, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। यस, चले अब बड़े ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम ये बात बताते हैं कि ऊतक से अंग कैसे बने होंगे, ऑर्गन कैसे बना होगा। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं बात बता रहा हूं कि ऑर्गन कैसे बना होगा। यस, अभी तक का जो संगठन था अपने पास वो था मेरे पास ऊतक स्तर का संगठन। अब बात था कि उस ऊतक से टिश्यू लेवल से ऑर्गन कैसे बना, मतलब अंग स्तर कैसे बना। अंग स्तर जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गन लेवल। अब ये बात तो फिक्स है कि अंग बना होगा, वो बना होगा ऊतकों से। वो किससे बना होगा? ऊतकों से। बेटा अपने पास जब भी अंग स्तर में बात करके चले, वो पूछे भैया अंग कौन से होते हैं? अरे भाई आपने देखा अपना आमाशय हुआ, हमारा यकृत हुआ, हमारा वृक्क हुआ जिसको बोलते हैं किडनी, एटसेट्रा ईडीसी, ये सारे क्या है? अंग। अब पूछेगा कि सर अंग कैसे बना? हमने क्या काम किया? हमने भाई साहब आमाशय को बाहर निकाला और बाहर निकाल के काट के देखा। जब आमाशय को काट के देखा तो एक चीज नोट करी। क्या नोट करी? कि आमाशय में कई सारे अलग अलग प्रकार के ऊतक है और वो अलग अलग प्रकार के ऊतक अलग अलग मात्रा में है। तो हमने क्या देखा कि भैया अंग बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा प्रकार के क्या चाहिए? ऊतक, और उनकी मात्रा भी, उनका अनुपात भी क्या चाहिए? अलग अलग। क्या चाहिए? अलग अलग। तो जब भी कोई पूछे कि अंग कैसे बनता है तो बताओ अंग बनाने के लिए ऊतक एक प्रकार का चाहिए कि एक से ज्यादा प्रकार का? जल्दी बताओ, अंग बनाने के लिए ऊतक एक प्रकार का चाहिए कि एक से ज्यादा प्रकार का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, अंग बनाने के लिए ऊतक एक प्रकार का चाहिए कि एक से ज्यादा प्रकार का? यस, हाँ जी, फेफड़ा लंग्स भी एक अंग ही है बेटा। यस, ऊतक बनाने के अंग बनाने के लिए ऊतक एक प्रकार का चाहिए कि एक से ज्यादा प्रकार का? बिल्कुल एक से ज्यादा प्रकार का, और अलग अलग मात्रा में, और अलग अलग मात्रा में। तो जब भी पूछे अंग कैसे बनता है तो मैं कह दूं कि जब विभिन्न प्रकार के ऊतक विशिष्ट पैटर्न में तथा विशिष्ट अनुपात में व्यवस्थित होते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है। तो हमने यही बात लिखी कि जब जब विभिन्न प्रकार के ऊतक विशिष्ट पैटर्न तथा अनुपात में व्यवस्थित होते हैं तो अंग का निर्माण होता है। तो जब भी बोले कि कोई भी अंग हमारे शरीर में बना, उसको बनाने में एक प्रकार का ऊतक था कि एक से ज्यादा प्रकार का? आप कहोगे एक से ज्यादा प्रकार का ऊतक था, और वो ऊतक भी अलग अलग अनुपात में था। कोई ऊतक ज्यादा मात्रा में, कोई कम मात्रा में। तो एक से ज्यादा प्रकार के ऊतक जब अलग अलग अनुपात में मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। जैसे आमाशय का हुआ, यकृत का हुआ, वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी का हुआ, फेफड़े जिसको बोलते हैं लंग्स का हुआ। तो अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण हुआ। अब सबसे बड़ी बात है सर, एक बात हमें बताओ, क्या अगर कोई हमसे पूछे कि ये अंग स्तर का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है तो क्या आप इसका उदाहरण बता सकते हैं? हमें कहा अंग स्तर का शारीरिक संगठन संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस। संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। चलिए भैया, तो ये बात बिल्कुल याद रखना एकदम कि जब भी बोले अंग स्तर का शारीरिक संगठन आप याद रखना संघ प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर एक बात आप हमें बताओ, पूछेगा क्या सर अंग स्तर के बाद कौन सा आता है? बेटा धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया। जब धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ और नए जीव बनने लगे तो अपने पास इस अंग स्तर से एक और स्तर का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं अंग तंत्र स्तर। जिसको बोलते हैं अंग तंत्र स्तर, उसको बोलते हैं अंग तंत्र स्तर। दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था सर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या था? बेटा जब भी हम हमारे शरीर में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पाचन तंत्र है, हम कहते हैं श्वसन तंत्र है, हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र है, हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र है, हम कहते हैं जनन तंत्र है। तो ये मेरे पास जो है अंग तंत्र स्तर। तो अंग तंत्र स्तर का मतलब ये था कि जब कई सारे अंग मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या मिलता है? अंग तंत्र। जैसे आप पाचन तंत्र में देखोगे तो कई सारे अलग अलग प्रकार के अंगों ने मिलकर किसका निर्माण किया? अंग तंत्र का निर्माण किया, पाचन तंत्र का निर्माण किया। तो अब सवाल सीधा सा एनसीईआरटी पूछेगी कि किसी भी अंग से अंग तंत्र कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? तो बड़े ध्यान से देखना, अंग से अंग तंत्र बनाने के लिए अंगों के बीच होनी चाहिए भौतिक, रासायनिक या दोनों, भौतिक, रासायनिक या दोनों प्रकार की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। तो मैंने बोला जब अंगों के बीच भौतिक, रासायनिक या मैं लिखूं दोनों क्रियाएं होती हैं तो अंग तंत्र बनता है। पूछेगा गुरुजी क्या आप हमें अंग तंत्र का कोई उदाहरण बता सकते हैं?
आप बताओ क्या अंग तंत्र का कोई उदाहरण बता सकते हैं? हमने कहा हाँ, अपने पास कई सारे अंग तंत्र है। अगर अंग तंत्र का उदाहरण देखो तो पाचन तंत्र रहा, श्वसन तंत्र रहा, जनन तंत्र रहा। तो हमने बोला यहां पे बात करें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र आदि, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? अंग तंत्र में। अब पूछेगा सर एक बात और बता दो। बोला क्या? सर आप हमें ये बताओ कि ये अपने पास जंतुओं में शारीरिक संगठन कुल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। सबसे पहला कोशिकीय स्तर, जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह था, लेकिन उसमें ऊतक नहीं पाया जाता। वह कार्य का विभाजन भी क्या था? बहुत कम था, वो था संघ कोशिका में। फिर समान प्रकार की कोशिकाओं ने मिलकर समूह बनाया और बनाया तो फिर क्या बना था? ऊतक, जो किसमें मिल रहा था? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में। फिर अपने पास क्या था? विभिन्न प्रकार के ऊतक जो थे वो अलग अलग अनुपात में मिले, एक विशिष्ट पैटर्न जो था उसमें व्यवस्थित हुए। उन्होंने किसका निर्माण किया? अंगों का निर्माण किया और फिर अंगों से बना अंग तंत्र। अंगों से क्या बना? अंग तंत्र। अब सवाल ये था कि ये अंग तंत्र लेवल का शारीरिक संगठन जो है ये कौन से फाइलम में पाया जाता है? बेटा याद करो, आपने जंतु जगत में पढ़ा होगा प्लेटिहेल्मिंथेस, और प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद आता है एस्केहेल्मिंथेस। तो एस्केहेल्मिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक, जी हां, एस्केहेल्मिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक। तो मैंने बोला एस्केहेल्मिंथेस से कोर्डेटा तक, एक्सकेहेल्मिंथेस से कोर्डेटा तक। तो हमने बोला यहां पे याद रखना संघ एस्केहेल्मिंथेस से लेकर कोर्डेटा तक सारे के सारे जो जंतु है उसमें अंग तंत्र लेवल का शारीरिक संगठन पाया जाता है। एस्केहेल्मिंथेस से कोर्डेटा तक अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, एक बच्चा बड़ा प्यारा सा सवाल कुछ लिख रहा था, वो ऊपर गया, कार्य विभाजन। हाँ जी, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन मतलब काम का बंटवारा। जैसे हम टीचर्स के काम का बंटवारा है कि जूलॉजी वाले सर जूलॉजी पढ़ाएंगे, बॉटनी वाले बॉटनी पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऐसे काम का बंटवारा है। तो इसका मतलब उस काम के बंटवारे का क्या फायदा? मुझे केवल जूलॉजी पढ़ानी है। तो जब मुझे केवल जूलॉजी पढ़ानी है तो मेरा जो उसमें एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी, उसमें गड़बड़ घोटाला होने के चांस कम हो जाएंगे, आउटपुट अच्छा आएगा। फिजिक्स वाले सर केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें एरर होने के चांस कम रहेंगे, जो प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से होती है? वर्क विभाजन की वजह से। लेकिन तुम बच्चे हो, तुम्हें चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। तो सारी की सारी चीजें जूलॉजी बॉटनी भी पढ़नी है, सारी की सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। तो लोड क्या होगा? ज्यादा, गड़बड़ घोटाला होने का चांस क्या होगा? कम। तो कहने का मतलब कार्य का विभाजन करना क्यों जरूरी था? कार्य का विभाजन करना इसलिए जरूरी था ताकि कार्य करने की दक्षता को हम बढ़ा सके, एक्यूरेसी जो थी उसको अपन बढ़ा सके, उत्पादकता को हम बढ़ा सके, शरीर में बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर सके, इसलिए हमें वर्क डिवीजन करना पड़ता है। तो सर ये सब टीचर्स ने तो कर रखा, हम बच्चों को भी कर दो ना वर्क डिवीजन, ताकि हमको भी फायदा हो जाए, हम भी केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़े। हां, ज्यादा डेढ़ छाड़ा मत बनो, नहीं फॉर्म में घुस के कुटूंगा। जल्दी से नोट कर इस बात को, फिर मैं बताता हूं कि भैया इससे क्या फायदा हुआ, शारीरिक संगठन से क्या फायदा हुआ, मैं बताता हूं आपसे। जल्दी से नोट कीजिए पहले। नोट करिए मेरे भाई, नोट करिए। भारत जी, कैमरे में थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, एक बार देखो इसको, देखो थोड़ा सा कट रहा है, उसको थोड़ा ऊपर करो। सचिन मिश्रा पूछ रहा है कि सर नए नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या? बेटा आपके पास पुराने नोट्स भी है, आपके नए नोट्स भी है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप दोनों को चेक करके देख लीजिए ना। अगर नए नोट्स में चीजें नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली नए नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट के नए नोट्स बनाएं, क्योंकि जब नए नोट्स बनाओगे तो उसका फायदा है कि पिछली साल जो चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि जब आप नए नोट्स बनाओगे, चीजों को लिखोगे, तो लिख के जब पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। तीसरी बड़ी बात, सर ने कोई चीज समझाई, समझाते ही तुम उसके नोट्स बनाओगे तो वो तुरंत की तुरंत आपसे लर्न हो जाएगी। और चौथी बात, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये इतने सारे फायदे रहेंगे नए नोट्स के। यस, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट के नए नोट्स बनाएं। ठीक है जी। तो अब अगर इतना नोट हो गया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस, इसको घुमाइए। यस, इतना सा नोट कर लीजिए। नोट करिए, अब बड़े ध्यान से देखना। नोट कर लिया तो अब बड़े ध्यान से देखना। अब सवाल ये था कि सर आप बताइए, आपने बोला जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन के दौरान जीवों के शारीरिक संगठन में, जंतुओं के शारीरिक संगठन में बदलाव आया। सबसे पुराने जो जीव थे उनमें अपने पास था कोशिकीय स्तर का, और सबसे एडवांस जीव जो थे उनमें था अंग तंत्र स्तर का। तो चलिए मैं इसी बात को बताता हूं कि अपने पास शारीरिक संगठन सबसे पहला कौन सा है? अपने पास है कोशिकीय स्तर। बड़े ध्यान से देखना, ये अपने पास है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, ये अपने पास है ऊतक स्तर का संगठन, ये अपने पास है अंग स्तर का संगठन, ये अपने पास है अंग तंत्र स्तर का संगठन, ये अपने पास है मेरे बच्चे अंग तंत्र स्तर का संगठन। अब बहुत ध्यान से देखना, अब इन सारे के सारे संगठनों को अपन देखेंगे तो आपने देखा सबसे पहले कोशिकीय स्तर का था, इस कोशिकीय स्तर से बना ऊतक स्तर का, ऊतकीय स्तर से बना अंग स्तर का, और अंग स्तर से बना वो बना अंग तंत्र स्तर का। अब सवाल ये पूछेगा कि इन चारों प्रकार के शारीरिक संगठन में सबसे सरल प्रकार का, सरलतम संगठन कौन सा है? सबसे सरल प्रकार का संगठन कौन सा है? जल्दी बताओ, तुम बताओ, जल्दी से बताओ, इन चारों में सबसे सरल प्रकार का संगठन कौन सा है? जल्दी बताओ। मैं स्क्रीन पे टकटकी लगा के देख रहा हूं, आप जल्दी से बताइए सबसे सरल प्रकार का संगठन कौन सा है? अरे भाई लाइव क्लास ही चल रही है, पुष्पेंद्र नाम का बच्चा कह रहा है नो लाइव क्लास, जंडू लाइव क्लास ही चल रही है, तू अपनी कंसंट्रेशन का इलाज करवा मेरे बेटा, बढ़ा थोड़ी सी है ना। ताबड़तोड़ जवाब, पूरे भारत की जनता का जवाब, सर सेलुलर लेवल का। जी हां, हमने बोला ये मेरे पास है सरलतम, ये मेरे पास है सरलतम संगठन। बताओ मेरे को बच्चों, जटिलतम संगठन कौन सा है? सबसे जटिल कौन सा है? सबसे जटिल कौन सा है? जल्दी बताओ, सबसे जटिल संगठन कौन सा है? यस, सबसे जटिल कौन सा है? सबसे जटिल कौन सा है? यस, सबसे। बेटा एक बच्चा कई देर से कर रहा है केंचुआ केंचुआ, अरे भाई केंचुए को छोड़ दे, केंचुआ सिलेबस में नहीं है, जो है तो उस पे ध्यान दे मेरे बच्चे।
यस, जो है मेरे बच्चे उस पर ध्यान दें। 4 नंबर अंग तंत्र, तो मैंने बोला ये मेरे पास है जटिलतम, ये मेरे पास है मेरे बच्चे जटिलतम संगठन। अब पूछेगा, बड़े ध्यान से देखना, अब अपने पास सवाल आएगा, सर हमने यहां पे विभिन्न प्रकार के शारीरिक संगठन के बारे में बात करी, हमने कहा बिल्कुल बात करी। अब बताओ जब इवोल्यूशन हुआ और उस कोर्स इवोल्यूशन के दौरान अगर हम कोशिकीय स्तर से अंगतंत्र स्तर की तरफ चलते हैं तो हमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। जब कोशिकीय स्तर से अंगतंत्र स्तर की तरफ अपन बढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले जटिलता जो है वो जटिलता बढ़ती है। ऊपर की साइड तीर का मतलब है बढ़ना, जटिलता बढ़ती है, सबसे पहली बात। दूसरी बड़ी बात, कार्य विभाजन, उसके बाद कार्य विभाजन, वो कार्य विभाजन जो था वो कार्य विभाजन भी बढ़ता है। नेक्स्ट कार्य दक्षता, वो कार्य दक्षता जो था वो भी बढ़ती है, कार्य दक्षता भी बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह आया कि जब जीव का उद्विकास हुआ, जब कम विकसित जंतुओं से अधिक विकसित जंतु आने लगे तो जटिलता भी बढ़ी, शरीर और ज्यादा जटिल होता गया, शरीर का तंत्र और ज्यादा जटिल होता गया, कार्य विभाजन भी हुआ। श्वसन तंत्र बहुत बड़ा था, उसका काम केवल श्वसन से था। पाचन तंत्र बहुत बड़ा था, उसका काम केवल पाचन से था। जनन तंत्र बहुत बड़ा था, उसका काम केवल जनन से था। इसी तरह हमने बोला कि कार्य दक्षता भी बढ़ी, कि जब अलग अलग तंत्र अलग अलग कार्य करेंगे तो उस कार्य में गलती होने के चांस भी बहुत कम रहेंगे, उत्पादकता भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसलिए हमने बोला कार्य दक्षता भी बढ़ी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य दक्षता का मतलब है बेटा कार्य करने की क्षमता, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा सटीकता के साथ उन्होंने कार्य किया, उत्पादकता भी बढ़ी, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। ये सारी चीजें इंक्लूड है इसमें। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। और यहां पे हमारी ये जो बातें थी ये टिश्यू के बारे में नॉर्मल बेसिक बातें थी। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यस। बेटा कार्य का विभाजन बढ़ाना, कि पहले तो काम जो हो रहा था वो अपने पास टिश्यू स्तर पे हो रहा था, अलग अलग टिश्यू अलग अलग कार्य करते, फिर बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर अंग बनाए, फिर बहुत सारे अंग थे उन्होंने मिलकर बनाए अंग तंत्र, कि बहुत सारे अंग मिलके और फिर एक ही तरह का काम कर रहे हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की चीजों पे काम करेंगे तो उसकी वजह से एक्यूरेसी आने के चांस, एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ेगी, उनकी वजह से गलती होने के चांस क्या रहेंगे, कम होंगे, आउटपुट अच्छा निकल के आएगा। यही तो सारी बातें थी बस, यही तो सारी बातें थी बस। कार्य दक्षता मतलब वर्किंग इफिशियंसी, कि वो अपना एक ही काम है, मुझे केवल एक ही काम है जूलॉजी पढ़ाने का। तो अगर मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ाता तो मैं उतनी एनर्जी के साथ, उतनी ताकत के साथ, उतनी स्पष्टता के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता था। लेकिन मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, मेरी सारी एनर्जी केवल एक ही काम में खर्च होगी, तो आउटपुट अच्छा आएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यही बात है, यस। अब एक बड़ी प्यारी सी बात, सबसे पहले इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिया है तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, यस। बेटा डीपीपी भी आपको आज मिल जाएगी, आपके पास डीपीपी आ जाएगी, लेकिन अभी चैप्टर का एक बेसिक बात चल रही है, अभी डीपीपी के लेवल के क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आने शुरू होंगे, डीपीपी मिल जाएगी आज आपको, यस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, एक अगला कॉन्सेप्ट आपकी तरफ फेंकता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, संभालिएगा बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं मेन टिश्यू के बारे में। अभी तक जो बातें हमने करी है वो सारी तो जनरल बातें हैं, जो 5वीं 6वीं क्लास अगर कोई पढ़ के आया होगा तो वो आसानी से कर लेगा, और अगर बाईपास करके आया होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो 5वीं 6वीं क्लास की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं मेन अपने टिश्यू वाले पोर्शन में जाके, और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं। सर टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बताइए, ऊतकों के प्रकार के बारे में बताइए। तो बड़ी ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ईमानदारी से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ऊतकों के प्रकार के बारे में। बच्चे हम जंतुओं के शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? हम जंतुओं के शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब पूछोगे कि सर 4 प्रकार के ऊतक आप बताओ, वो 4 प्रकार के ऊतक कौन कौन से हैं और किस आधार पर उन ऊतकों को 4 प्रकार में बांटा गया है। अब मेरे को एक बात बता दो, मैंने पिछले लेक्चर में एक सवाल पूछा था, मैं वो सवाल तुमसे दोबारा से पूछ लूं, है ना, पूछ लेता हूं। मैंने कहा था कि बताओ अगर कोशिका की संरचना बदलेगी तो कार्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मुझे बताओ अगर कोशिका की संरचना बदलेगी तो बताओ कार्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, अगर कोशिका की संरचना बदलेगी तो कार्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाया था और फिर बताया था, बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। पूरे भारत से ताबड़तोड़ जवाब है, यस सर बदलेगा, यस सर बदलेगा। क्या बात है, एक बार गजब की ताली, बदलेगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि शरीर में अलग अलग प्रकार के ऊतक है, तो अलग अलग प्रकार के ऊतक में जो कोशिकाएं होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की। और जब अलग अलग प्रकार की कोशिका होगी तो उनका कार्य भी क्या होगा, अलग अलग। तो याद रखना कि अलग अलग प्रकार के ऊतक अलग अलग कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोशिका अलग अलग प्रकार की है, और अगर कोशिका की संरचना बदलती है तो कार्य भी बदलता है। तो याद रखना जब भी बोले कि ऊतक कितने प्रकार के, तो हमने बोला टोटल अपने पास 4 प्रकार के ऊतक। टोटल अपने पास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ऊतक है। किसके आधार पर? हमने बोला संरचना तथा कार्य के आधार पर। तो हमने बोला कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य के आधार पर। तो संरचना और कार्य के आधार पर ऊतक अपने पास टोटल कितने प्रकार के हो गए मेरे बच्चे? 4 प्रकार के। कौन कौन सा ऊतक? सबसे पहले ऊतक जो था उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे उपकला ऊतक। सबसे पहला ऊतक मेरे पास है वो मेरे पास है उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक को ही इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा ऊतक मेरे पास है उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा ऊतक मेरे पास है उसे अपन बोलते हैं पेशीय ऊतक। इस पेशीय ऊतक को अपन बोलते हैं मेरे बच्चे मस्कुलर टिश्यू। और अपने पास अगला है तंत्रिकीय ऊतक।
जिसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे नर्वस टिश्यू, जिसको अपन बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो जब भी बोले कि बताओ जंतु के शरीर में टोटल कितने प्रकार के ऊतक, आपका सीधा जवाब जाना चाहिए 4 प्रकार के ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक, 4 प्रकार के ऊतक। अब एक एक करके बात करते हैं हम इन चारों प्रकार के ऊतक में, एक एक करके बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास सवाल सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, जग से न्यारा सवाल था। सर एक बात बताइए कि एक इंसान की शरीर जो था, अगर उस शरीर का वजन करके देखूं, मान लीजिए मेरे शरीर का वजन है वो 80 किलो है, तो इस 80 किलो वजन जो शरीर का है, इसमें उपकला ऊतक का कितना योगदान है, संयोजी ऊतक का कितना योगदान है, पेशीय ऊतक का कितना योगदान है, और तंत्रिकीय ऊतक का कितने प्रतिशत योगदान है, कितने प्रतिशत योगदान है। यस, हमने कहा चल बात करते हैं। तो पूछेगा कुल भार का कितने प्रतिशत है, तो हमने बोला शरीर के कुल भार का, शरीर के भार का कितने प्रतिशत, लगभग 10%। उपकला ऊतक जो है वो शरीर के भार का लगभग 10% है। पूछेगा संयोजी ऊतक, हमने बोला शरीर के भार का, शरीर के भार का ये लगभग 30 से 40% है, शरीर के भार का ये लगभग 30 से 40% है। अगर कोई कहे पेशीय ऊतक, तो हमने बोला शरीर के भार का, शरीर के भार का ये लगभग 40 से 50% है। कौन सा ऊतक, पेशीय ऊतक। अगर कोई तंत्रिका ऊतक के बारे में पूछे कि ये, तो हमने बोला शरीर के भार का, शरीर के भार का ये जो मेरे पास है वो लगभग 10% है। तो हमने क्या देखा कि शरीर का, एक इंसान के शरीर का वजन है, उस शरीर के वजन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, हमारी पेशियों का है। हमारी पेशियों का वजन में, शरीर के वजन में अगर किसी इंसान का वजन 70 किलो है, तो उसमें लगभग 35 किलो वजन किसका है, हमारी पेशियों का है, इस पेशीय ऊतक का है, हमारी पेशियों का है, इस पेशीय ऊतक का है, पेशियों का है, इस पेशीय ऊतक का है। अब एक सवाल था गुरुजी, एक छोटी सी बात और हमें बता दो कि एक सवाल एनसीईआरटी की सीधी लाइन कि शरीर के कुल भार का लगभग 40 से 50% भाग है, तो आप क्या बोलोगे, पेशीय ऊतक है। अब सवाल था सर, आपने बोला ऊतकों को कोशिकाओं की संरचना और कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 4 भागों में। आप हमें यह बताइए कि इन चारों ऊतकों के क्या क्या कार्य है, उन कार्य का हमें एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तो बड़े ध्यान से देखना, मैं कार्य का थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं कि इन ऊतकों के क्या क्या कार्य है, कौन कौन से काम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करके शुरू करता हूं इस उपकला ऊतक के कार्य के बारे में। मैं सबके कार्य का ही वर्णन कर रहा हूं, तो इस उपकला ऊतक के कार्य के बारे में बताता हूं, इस उपकला ऊतक के कार्य के बारे में बताता हूं। बड़े ध्यान से देखना बेटा, उपकला ऊतक हमारे शरीर में कई सारे काम करता है, जैसे शरीर के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण का बनाना, तो मैंने बोला इसका कार्य सुरक्षात्मक आवरण बनाना, अवशोषण, स्रावण, निस्यंदन, इस निस्यंदन को ही बोलते हैं इंग्लिश में फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद विसरण आदि। ये मुख्य मुख्य काम जो लिखे हमने कि सुरक्षात्मक आवरण भी बनाता है, पदार्थों के अवशोषण में भी सहायता करता है, स्रावण में भी सहायता करता है, निस्यंदन में भी, फिल्ट्रेशन में भी सहायता करता है, विसरण में भी सहायता करता है, ये मोटे मोटे काम किसके लिए दिए, उपकला ऊतक के। अब पूछेगा सर आप हमें बताइए क्या इस संयोजी ऊतक के भी कुछ विशिष्ट कार्य है। बिल्कुल, संयोजी ऊतक के भी विशिष्ट कार्य है। क्या कार्य है, सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों को आपस में जोड़ना। बेटा ये जोड़ता है, तभी तो संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। संयोजन मतलब जोड़ना, शरीर के विभिन्न ऊतकों अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। हमारा रक्त जो है वो रक्त भी एक क्या है, संयोजी ऊतक। और रक्त का क्या काम है, पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मैंने बोला पदार्थों का परिवहन, शरीर में पदार्थों का परिवहन करना, ये काम है रक्त का। हमारी अस्थियां, बोन्स हुई, उपास्थियां, कार्टिलेज हुई, जो हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और कंकाल तंत्र भी क्या है, संयोजी ऊतक है। और कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का काम करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है। तो मैंने बोला शरीर को सहारा प्रदान करना, शरीर को सहारा प्रदान करना। ये हमने मोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखे, वो किसके लिखे, संयोजी ऊतक के। अब पूछेगा सर पेशीय ऊतक का क्या काम है, पेशीय ऊतक का क्या काम है। बेटा अगर कोई पेशीय ऊतक का काम पूछे तो याद करो, हमारी 11वीं क्लास में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है गमन तथा संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर आपको याद होगा। तो एग्जैक्टली में ये गमन तथा संचलन में सहायक, ये गमन तथा संचलन में सहायक है। कौन, पेशीय ऊतक। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, जी हां, गमन तथा संचलन वो पेशीय ऊतक है। हम वहां पे पूरी की पूरी पेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह हमारी बायोलॉजी में 11वीं क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी बोले इस तंत्रिकीय ऊतक का क्या काम है, मैंने बोला इसका काम है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय। इसका काम है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का, तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय का। अब बेटा मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कह देता हूं और फिर इस चैप्टर के
सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ये थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट था, लर्निंग वाला पार्ट था। मैं इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमने आपसे बोला था कि ऊतक अपने पास 4 प्रकार के हैं, किसके आधार पे? संरचना तथा कार्य के आधार पर। अब देखो, उपकला ऊतक के कार्य अलग है, संयोजी ऊतक के कार्य अलग है, पेशी ऊतक के अलग कार्य है और तंत्रिका ऊतक के कार्य अलग है। तो इसका मतलब अलग अलग प्रकार के उकारी ऊतक जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं। बेटा तीसरे नंबर का मेरे पास पेशी ऊतक, पेशी वाली मसल्स। अरे हम चलते फिरते हैं, आहार नाल में कर्माकुंचन गतियां होती है, हाथ पैर हिलाते एक्सरसाइज करते हैं, ये सारे के सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? हमारी मसल्स, हमारी पेशियों में संकुचन तथा अनुशीलन की वजह से हो रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये सारा काम, हमारा चलना फिरना, वो सब कौन किसकी वजह से हो रहा था? पेशी ऊतक की वजह से हो रहा था। अब आपने 11वीं क्लास पास कर ली, जल्दी से बताओ 11वीं क्लास किस किसने पास कर ली? जल्दी बताओ, है कोई जिसने 11वीं क्लास पास कर ली? जल्दी बताइए। सर जोक ऑफ द डे, ऑब्वियसली 11वीं 12वीं पास करके ही यकीन बैच में आए हैं ड्रॉपर में। हाँ यस, 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली, 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली, 11वीं 12वीं करूं। हौसला साथ नहीं देता, हौसला साथ नहीं देता, हौसला साथ नहीं देता। हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र है, हम कहते हैं तंत्रिका से हम टीचर्स के काम का बंटवारा है। जल्दी बताओ सबसे के क्या क्या कार्य है, उन कार्य का हमें एक बार थोड़ा सा यस 11वीं उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के टॉपिक को अभी शुरू। अब फिल्ट्रेशन के बाद विसरण आदि, ये मुख्य मुख्य काम जो लिखे हमने कि सुरक्षा तो कारण भी बनाता है, पदार्थों के अवशोषण में भी सहायता करता है, श्रावण में भी सहायता करता है, निस्यंदन में भी, फिल्ट्रेशन में भी सहायता करता है, विसरण में भी सहायता करता है। ये मोटे मोटे काम किसके लिए दिए? उपकला ऊतक के। अब पूछेगा सर आप हमें बताइए क्या इस संयोजी ऊतक के भी कुछ विशिष्ट कार्य है? बिल्कुल, संयोजी ऊतक के भी विशिष्ट कार्य है। क्या कार्य है? सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों को आपस में जोड़ना। बेटा ये जोड़ता है, तभी तो संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। संयोजन मतलब जोड़ना, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। हमारा रक्त जो है वो रक्त भी एक क्या है? संयोजी ऊतक। और रक्त का क्या काम है? पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मैंने बोला पदार्थों का परिवहन, शरीर में पदार्थों का परिवहन करना करना, ये काम है रक्त का। हमारी अस्थियां, बोन्स हुई, उपास्थियां, कार्टिलेज हुई, जो हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और कंकाल तंत्र भी क्या है? संयोजी ऊतक है। और कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करने का काम करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है। तो मैंने बोला शरीर को सहारा प्रदान करना, शरीर को सहारा प्रदान करना। ये हमने मोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट काम लिखे, वो किसके लिखे? संयोजी ऊतक के। अब पूछेगा सर पेशीय ऊतक का क्या काम है? पेशीय ऊतक का क्या काम है? बेटा अगर कोई पेशीय ऊतक का काम पूछे तो याद करो हमारी 11वीं क्लास में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है गमन तथा संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर आपको याद होगा। तो एग्जैक्टली में ये गमन तथा संचलन में सहायक, ये गमन तथा संचलन में सहायक है कौन? पेशी ऊतक। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, जी हां, गमन तथा संचलन वो पेशी ऊतक है। हम वहां पे पूरी की पूरी पेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी तरह हमारी बायोलॉजी में 11वीं क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, जिसमें हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी बोले तंत्रिकीय ऊतक का क्या काम है, मैंने बोला इसका काम है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय। इसका काम है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय का, तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय का। अब बेटा मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को कह देता हूं और फिर इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ बढ़ता हूं। ये थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट था, लर्निंग वाला पार्ट था। मैं इसके बड़े इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमने आपसे बोला था कि ऊतक अपने पास 4 प्रकार के हैं, किसके आधार पे? संरचना तथा कार्य के आधार पर। अब देखो उपकला ऊतक के कार्य अलग है, संयोजी ऊतक के कार्य अलग है, पेशी ऊतक के अलग कार्य है और तंत्रिका ऊतक के कार्य अलग है। तो इसका मतलब अलग अलग प्रकार के उकारी ऊतक जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक जो है वो अलग अलग। बेटा तीसरे नंबर का मेरे पास है पेशी ऊतक, पेशी वाली मसल्स। अरे हम चलते फिरते हैं, आहार नाल में कर्माकुंचन गतियां होती है, हाथ पैर हिलाते एक्सरसाइज करते हैं, ये सारे के सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? हमारी मसल्स, हमारी पेशियों में संकुचन तथा अनुशीलन की वजह से हो रहे हैं। ये कार्यक्रम, ये सारा काम, हमारा चलना फिरना, वो सब कौन किसकी वजह से हो रहा था? पेशी ऊतक की वजह से हो रहा था। अब आपने 11वीं क्लास पास कर ली, जल्दी से बताओ 11वीं क्लास किस किसने पास कर ली? जल्दी बताओ, है कोई जिसने 11वीं क्लास पास कर ली? जल्दी बताइए। सर जोक ऑफ द डे, ऑब्वियसली 11वीं 12वीं पास करके ही यकीन बैच में आए हैं ड्रॉपर में। हाँ यस, 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली, 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली, 11वीं 12वीं क्लास पास कर ली, यस कर ली। बेटा 11वीं क्लास में आपने देखा था कि अपने पास चैप्टर था गमन तथा संचलन। उस गमन तथा संचलन वाले चैप्टर में पूरी की पूरी पेशियों के बारे में सब कुछ बता रखा है। इसी तरह अपना 21 नंबर का एक चैप्टर आता था जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, उसमें पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में बात कर रखी है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन 4 प्रकार के ऊतकों में थोड़ी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन 4 प्रकार के ऊतकों में मैं यहां पर इस चैप्टर में उपकला ऊतक के बारे में सारी बात पढ़ूंगा।
इस कनेक्टिव टिश्यू को भी मैं यहां पर पूरा पढ़ूंगा, लेकिन इस पेशीय ऊतक के बारे में मैं यहां पर ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि इस पेशीय ऊतक के बारे में बहुत डिटेल में बिल्कुल जीरो से लेके और पूरा का पूरा डेप्थ तक पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं हम गमन तथा संचलन वाले चैप्टर में। ठीक है जी। इसी तरह तंत्रिकीय ऊतक जो है इसके बारे में भी हम जीरो से लेकर डेप्थ तक पढ़ने वाले हैं तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय वाले चैप्टर में। तो कहने का मतलब ये दो ऐसे ऊतक है जिनके बारे में जितनी भी बात करनी है वो यहीं पे करनी है, क्योंकि इसके अलावा एनसीईआरटी ने इनके बारे में कहीं पे कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन इन दोनों ऊतकों के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर ही दे रखा है। तो मैं वो सारी की सारी बात वहां पे करूंगा। इन दोनों के बारे में मैं पूरी की पूरी बात जो डिटेल में थी वो यहीं पे करके जाऊंगा। तो एक बार इतनी सी बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं कहानी शुरू करता हूं सबसे जबरदस्त जिंदाबाद दैट इज उपकला ऊतक के बारे में। यस मीनाक्षी सर इनकी उत्पत्ति बता दो। बेटा बिल्कुल बता देंगे, दिल थाम के तो बैठिए। जब मैं किसी भी टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसकी उत्पत्ति की पूरी कहानी बताऊंगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं करा, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम देखो। यस बिल्कुल बेफिक्र होइए, सब चीज आपको बता दी जाएगी और जितनी आपको आती है उससे ज्यादा ही बताई जाएगी, कम तो बताई नहीं जाएगी। वेट एंड वॉच मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस बेटा मॉड्यूल आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू स्टोर से, पीडब्ल्यू स्टोर से आप मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं। यस बेटा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे तो हर एक एग्जांपल लिख के चलेंगे, अभी आपको एग्जांपल के बारे में लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतनी सी बात लिखिए जो बात जरूरी है, मैंने वो लिख दी है, आगे आगे सारी की सारी बातें आ जाएगी। यस अब कहानी शुरू करता हूं मैं सबसे बवंडर सबसे जबरदस्त जिंदाबाद पोर्शन दैट इज उपकला ऊतक के बारे में। तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि जो बोरियत वाली बातें थी वो हुई खत्म, अब मचने वाली है तबाही। तो हाउ इज द जॉस, जल्दी बता दो रसगुल्ला, हाउ इज द जॉस, हाउ इज द जॉस, हाउ इज द जॉस। गजब 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 गजब। यस क्या बात क्या बात क्या बात। हाई तो आ जाओ चेक कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। हम एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सामने बात कर रहे हैं उपकला ऊतक के बारे में, उपकला ऊतक के बारे में बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये उप वर्ड है, इस उप वर्ड का मतलब होता है नीचे, इस उप वर्ड का मतलब होता है नीचे, और कला वर्ड का मतलब होता है झिल्ली। कला वर्ड का मतलब होता है झिल्ली, मतलब ये एक ऐसा ऊतक है जिसके नीचे क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। एक ऐसा ऊतक जिसके नीचे क्या पाई जाती है, झिल्ली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक बोलते हैं। इसी ऊतक को इंग्लिश में अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। बेटा एपी, एपी वर्ड का मतलब होता है अपोन, अपोन, इस अपोन वर्ड का मतलब होता है ऊपर। दूसरा वर्ड मेरे पास है थीलियो, ये थीलियो वर्ड, थीलियल वर्ड है, ये लिया गया बेटा थीलियो से। और ये जो थीलियो है, इस थीलियो का मतलब होता है टू ग्रो, टू ग्रो, टू ग्रो का मतलब, टू ग्रो का मतलब वृद्धि करना। टू ग्रो का मतलब है वृद्धि करना, टू ग्रो का मतलब है वृद्धि करना। मतलब इस इंग्लिश में मतलब हुआ कि एक ऐसा ऊतक जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है, जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है, जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है, जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है। तो बेटा उप मतलब होता है नीचे। हाँ गलती से भी उप का मतलब ऊपर मत मान लेना, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा उप प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री से नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री, है ना। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे वाला को बोलते हैं उपाध्यक्ष। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना, रटी रटाई बात मत बोल देना। हाँ ये बात विशेष ध्यान रखना, हाँ ये याद रखना, है ना। कभी रटी रटाई बात, उप का मतलब ऊपर, उप का मतलब वो होता है जो नीचे है। हाँ थोड़ा सा 5 ग्राम दिमाग लगा लेना बेटा, है ना, क्योंकि डोंट ट्राई टू टीच ए टीचर। थोड़ा सा दिमाग लगा देना। तुमने सुना होगा उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नीचे है उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा, है ना, दिमाग लगा लेना, 5वीं पास वाला जो डेली वर्ड सुन रखे उन्हीं के आधार पे। अब आगे चलो। अब पूछेगा सर उपकला ऊतक का मतलब क्या हुआ। अब यहां से बताते हैं कि उपकला ऊतक का मतलब हुआ कि ऐसा ऊतक जो किसी के ऊपर वृद्धि करता है। किसके ऊपर वृद्धि करता है, उपकला ऊतक हमेशा किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ऊतक हमेशा किसी दूसरे ऊतक, और वो दूसरा ऊतक कौन सा है, वो दूसरा ऊतक कोई और नहीं, संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। दूसरा ऊतक कौन है, संयोजी ऊतक। तो उपकला ऊतक हमेशा किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, के ऊपर वृद्धि करता है। उपकला ऊतक हमेशा किसी दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, हमने कहा पूछ रहे झंडू क्या पूछ रहा है बेटा। बोला सर मैं ये पूछ रहा हूं कि उपकला ऊतक जो है, इस उपकला ऊतक की उत्पत्ति के बारे में बताइए कि इस उपकला ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है। बहुत ध्यान से देखना, उपकला ऊतक जो है इसकी उत्पत्ति किससे होती है। बेटा जब हम पूरे के पूरे शरीर का अध्ययन करते हैं तो पूरे के पूरे शरीर के अध्ययन करने पर पता चलता है कि उपकला ऊतक शरीर के किसी हिस्से में तो एक्टोडर्म से बनता है, शरीर के किसी हिस्से में ये मेसोडर्म से बनता है, और शरीर के किसी हिस्से में ये एंडोडर्म से बनता है। मतलब अगर मनुष्य का, जंतु का पूरा शरीर देखोगे तो ये एक्टोडर्म से भी बना मिल सकता है, ये मेसोडर्म से भी बना हुआ मिल सकता है, और ये एंडोडर्म से भी बना मिल सकता है। तो उत्पत्ति कैसी हुई, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से भी हो सकती है, एंडोडर्म से भी हो सकती है, और मेसोडर्म से भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। यस अब मेरे को एक बात बता दो। बोला क्या, अगर मैं कहूं कि हमने टोटल 4 प्रकार के ऊतकों के बारे में बात करी थी, ये चारों प्रकार के जो ऊतक है इनमें सबसे ज्यादा विभाजन की क्षमता जो होती है वो उपकला ऊतक की कोशिकाओं के पास है। तो हमने बोला जब उपकला ऊतक की कोशिकाओं के पास विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो सवाल यह था कि बताओ उपकला ऊतक में रीजनरेशन की पावर, पुनरुद्भवन की क्षमता कम होगी कि ज्यादा, रिपेयर करने की क्षमता, दोबारा से किसी घाव को भरने की क्षमता वो कम होगी कि ज्यादा होगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस मैं स्क्रीन पर टक टक की लगा के देख रहा हूं। यस
बेटा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है ये जनन स्तर है जो भ्रूणीय अवस्था में बनते हैं। यस, ज्यादा 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 तो मैं ये कह दूं कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पुनरुद्भवन की क्षमता भी क्या है, उच्च। तो मैंने बोला उपकला कोशिकाओं में उपकला कोशिकाओं में उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता में उच्च विभाजन क्षमता होती है। अब बताओ अगर विभाजन की क्षमता उच्च होगी तो पुनरुद्भवन क्षमता जो होगी वो भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। पुनरुद्भवन की क्षमता भी क्या होगी ऊतक में, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। यस, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। यस, इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए और फिर मैं दिल दहला देने वाला दो सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं। जी हां, दिल दहला देने वाले दो सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं मैं, दिल दहला देने वाले दो सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं और देखता हूं कि आप उनके जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते। जल्दी से देखिए, मैं दिल दहला देने वाले दो सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, फिर देखता हूं कि आप उनका जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते। यस, दिल दहला देने वाले दो सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं। यस बेटा, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। नीचे झिल्ली, यहां आधारी कला पाई जाती है उपकला ऊतक के नीचे, उपकला ऊतक के नीचे जो झिल्ली पाई जाती है आधारी कला बोलते हैं। थोड़ी देर में बताएंगे डायग्राम बना के। यस, थोड़ी देर में डायग्राम बना के और फिर बताएंगे। यस, नोट हो गया। अब दो सवाल है, संभालिएगा। आर यू रेडी? झेल लोगे ना? जल्दी बताओ, सवाल फेंक रहा हूं आपकी तरफ, झेल लोगे कि नहीं झेल लोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बेटा, रसगुल्लों की अदालत अगले लेक्चर से आना शुरू होगी, क्योंकि अभी रसगुल्लों की अदालत के लायक क्वेश्चन आए नहीं है टॉपिक में, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है। यस, अगले लेक्चर से रसगुल्लों की अदालत आएगी, उसमें जज भी रसगुल्ला, गुनहगार भी रसगुल्ला, सब रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। यस, अगले लेक्चर से आएगी। सुनो, पहला सवाल ये था कि सर आपने ये बताया कि उपकला ऊतक जो था वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताया। तो आप बताइए कि उपकला ऊतक जो था वो संयोजी ऊतक के ऊपर किस हिसाब से व्यवस्थित होता है? पहला सवाल, उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर किस प्रकार से व्यवस्थित होता है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इस उपकला ऊतक को क्या जरूरत पड़ी है कि वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करे? उपकला ऊतक को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करे? मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको देता हूं, बड़े ध्यान से, बड़ी शिद्दत से देखिएगा। तो रेडी हो? जल्दी जवाब दूं? बताओ, रेडी हो? मैं जल्दी जवाब दूं? यस, दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करता हूं, जवाब दूं कि उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर कैसे व्यवस्थित होता है। पहला सवाल। दूसरा कि उपकला ऊतक की ऐसी क्या मजबूरी थी, ये उपकला ऊतक की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको बेचारे को संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करनी पड़ी, ऊपर वृद्धि करनी पड़ी? क्या मजबूरी थी? कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी। हाँ, तभी किसी ने कहा है अरे कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दिल चाहता है कि सच कह दूं, पर क्या करूं, हौसला साथ नहीं देता, हौसला साथ नहीं देता, हौसला साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी तुम टेंशन मत लो, हौसला साथ दे या ना दे, मैं सही सही बात बताऊंगा कि इस उपकला ऊतक की क्या ऐसी मजबूरी थी जिसे संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करनी पड़ी। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा और जो सही है तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो, फिर मैं बताता हूं कि कैसे उपकला ऊतक संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है और वो क्यों वृद्धि करता है। दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करता हूं, जल्दी से जवाब दो, जल्दी, सारे झांकी जमा देंगे हम यार। अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम देखो। यस, बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद, आओ तो सही, आओ तो सही। यस, देखो भाई बच्चे, आप मान लीजिए कि अपने पास ये जो ऊतक आपको दिखाई दे रहा है, ये लीजिए अपने पास ये जो ऊतक आपको दिखाई दे रहा है, हमने मान लिया बेटा ये मेरे पास है संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सीटी। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वंडर। सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। हमने मान लिया ये है कनेक्टिव टिश्यू। हमने बोला था कि उपकला ऊतक के नीचे झिल्ली पाई जाती है, तो हमने क्या देखा, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये रही मेरे पास एक पतली सी झिल्ली, ये पतली सी झिल्ली है और इस झिल्ली के ऊपर उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं। ये लो साहब, हमने बोला इस झिल्ली के ऊपर जो है ये उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा मेरे बच्चे। यस, ये लो, हमने बोला ये उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं। अब हमने ये बोला कि ये सफेद वाला जो है ये तो उपकला ऊतक है, ये गुलाबी रंग वाला है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास संयोजी ऊतक है। और हमने बोला था सफेद वाले उपकला ऊतक के नीचे झिल्ली पाई जाती है, इसको बोलते हैं आधारीय कला। इस झिल्ली को ही बोलते हैं मेरे बच्चे आधारीय कला। तो जब भी बोले कि बताओ उपकला ऊतक के नीचे कला पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, वो कौन सी झिल्ली है? हमने बोला आधारीय कला। इस आधारीय कला को इंग्लिश में बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोला सर ठीक है। अब कहानी ये थी कि आप मेरे को बताओ, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि सफेद वाला जो दिखाई दे रही है ये सफेद वाली कोशिकाएं उपकला ऊतक की कोशिकाएं है, मतलब ये कोशिकाएं क्या बना रही है, उपकला ऊतक। तो ये उपकला ऊतक की कोशिकाएं जो है ये बताओ एक परत के रूप में स्थित है कि नहीं है? आपने कहा हाँ, उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं है ये परत के रूप में स्थित है। और बताओ ये कोशिकाओं की कितनी परत है? एक परत। एक ही तो लाइन में कोशिका है, एक ही तो लाइन है कोशिकाओं की कितनी लाइन है? केवल एक ही तो लाइन है, एक के पीछे एक। देखो एक ही तो लाइन है। तो जल्दी मेरे को बताओ, मैंने कहा इस डायग्राम में उपकला ऊतक की कोशिकाओं की कितनी परत दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो। बोले एक। तो बड़े ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट यहां से निकला है। हमने बोला ये उपकला कोशिकाओं की कितनी परत है? हमने बोला ये मेरे पास है उपकला कोशिकाओं की एक परत। ये मेरे पास उपकला कोशिकाओं की कितनी परत है बेटा? एक परत है। अब बड़े ध्यान से देखना,
हमने बोला ये एक ऐसा उपकला ऊतक है जिसमें उपकला कोशिकाओं की कितनी परत है? एक परत। और जब ऐसा उपकला ऊतक जो उपकला कोशिकाओं की केवल एक परत से बना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉल्ड एज। तो ऐसे उपकला ऊतक जो उपकला कोशिकाओं की एक परत से बना होता है, बोलो बोलो, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सरल उपकला। उसे बोलते हैं सरल उपकला। क्या बोलते हैं? सरल उपकला। दैट इज सिंपल एपिथेलियम। दैट इज सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई कहे कि उपकला ऊतक जो था, अगर उपकला ऊतक उपकला कोशिकाओं की एक परत से बना है तो उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। अगर उपकला ऊतक उपकला कोशिकाओं की एक परत से बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सरल उपकला। क्या बोलेंगे बेटा? सरल उपकला। क्या बोलेंगे? सरल उपकला। चले, अब आपने सरल उपकला देखी। इस सरल उपकला में आप देखिएगा, ये मेरे पास उपकला कोशिका है, मान लीजिए सफेद वाली उपकला कोशिका है। इस उपकला कोशिका में थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनाना। इस उपकला कोशिका का ये नीचे वाला भाग है, ये इधर वाला, ये नीचे वाला भाग है। ये नीचे वाला भाग किसके संपर्क में है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में। मान लीजिए मैं यहां पे बात करके चलूं, ये सारी सारी उपकला कोशिका है। मान लीजिए मैं इस उपकला कोशिका को लूं तो इसका ये नीचे वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये किसके संपर्क में है? आधारी कला के संपर्क में है। इसका ये बगल वाला सिरा इस बगल वाली कोशिका के संपर्क में है। ये बगल वाला सिरा इस बगल वाली कोशिका के संपर्क में है। लेकिन इन कोशिकाओं का ये